हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बेटा। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। हम आज डिस्कस करेंगे बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लॉ बेटा आपने पढ़ रखा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। टू टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह देते हैं बेटा। मैं लिख देता हूं साथ में, दैट इज आल्सो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेटा, ये आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो इसमें हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, जो कि फर्स्ट लॉ भी है बेटा, इट स्टेट्स दैट energy is neither created or energy is neither created nor destroyed। ना ही एनर्जी क्रिएट होती है बेटा और ना ही क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है। फिर होता क्या है, अगर कोई एनर्जी बनती नहीं है ना बिगड़ती है, तो फिर होता क्या है उसमें। तो आप ये सोचो कि होता क्या होगा। फिर हम कहते हैं उसमें ऑलवेज चेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। हमेशा एनर्जी चेंज होता है, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी है बेटा, और मैं काइनेटिक एनर्जी भाग रहा हूं, जस्ट रनिंग, ठीक है। और कहां भाग रहा हूं, स्टेयर्स पे। जैसे जैसे मैं स्टेयर्स पे ऊपर बढ़ता जा रहा हूं बेटा, मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है धीरे धीरे करके किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। लेकिन जो मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, जो एनर्जी भागने की थी बेटा, दैट वाज स्लोली ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैं हाइट पे पहुंच जाऊंगा, छत पे पहुंच जाऊंगा, और इफ आई एम स्टिल स्टैंडिंग ओवर देयर, तो इसका मतलब क्या था, जितनी भी मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, लेकिन एनर्जी कभी बनती नहीं है और एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती बेटा। क्लियर। तो इसी वजह से हमारे पास इसमें क्या कहा गया बेटा, देखो और दो तीन चीजें कही गई है बेटा इसी केस में, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी केस ये है बेटा, देखो हम कहते हैं यूनिवर्स हैज कांस्टेंट एनर्जी। यूनिवर्स की जो एनर्जी है बेटा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आप एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग करोगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। जो आपको बताया था बेटा कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिलकर हमें क्या मिलता है, यूनिवर्स मिलता है। अगर एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग करोगे, दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। अब इस केस में हम कहते हैं बेटा, देखो सुनो ध्यान से, हम कहते हैं कि आप हमने वर्क डन पढ़े हैं बहुत सारे। तो वर्क डन हम कैसे पढ़ते थे, वर्क डन बाय द सिस्टम। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता था, इसका मतलब वो सिस्टम सराउंडिंग पे काम कर रहा है बेटा, ठीक है। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग क्या कर रही है बेटा, सिस्टम के ऊपर काम कर रही है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कहां से होगी बेटा, सराउंडिंग से। और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा बेटा, तो हीट एनर्जी विल बी रिलीज फ्रॉम द सिस्टम।
कहां से होगी? सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर। तो हो क्या रहा है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज और इंक्रीज किसके रेस्पेक्टिवली हो रही है? विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बेटा। पहले टेम्परेचर कुछ और था उसका, बाद में टेम्परेचर कुछ और हो गया, और जो बढ़ा और कम हुआ टेम्परेचर, सपोज करो सिस्टम एक एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो कहां से करेगा? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर कर गई कि नहीं कर गई? तो क्या हुआ? कन्वर्जन हुआ, सिर्फ ट्रांसफर हुआ एनर्जी का फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो इसी तरीके से हम कहते हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें कभी भी एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लॉ के बेटा कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं होता है, भी नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, सारे के सारे जो प्रूफ है बेटा वो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। देखो, अगर मैं ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात करूं बेटा, बेस्ड की बात करूं, तो पहला एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मशीन। ठीक है, एग्जांपल है वी डोंट हैव एनी मशीन which can do work without एनर्जी। हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जिससे हम क्या करें बेटा, एनर्जी के बगैर काम कर लें बेटा। अगर आप चाहते हो कि कोई मशीन काम करे, देन यू हैव टू गिव सम इनपुट टू दैट मशीन। बाइक ले लो बेटा अपनी, अब बाइक को आप चलाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड फ्यूल टू इट, आपको ऐड डालना पड़ेगा उसके अंदर। अगर आप कोई इलेक्ट्रिक वाली मशीन चलाना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी उसको बेटा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। अगर आप कोई साइकिल चलाना चाहते हो तो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी पैडलिंग के लिए बेटा। तो उसने यही कहा कि ऐसी कोई मशीन नहीं है और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो विदाउट यूजिंग एनर्जी ना होता हो, ठीक है ना। तो विदाउट यूजिंग एनर्जी हम कोई काम नहीं कर सकते बेटा। अगर आपको कोई काम करना है तो एनर्जी का यूज करना ही पड़ेगा। दिस वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी बेटा उनकी, कि इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि एनर्जी का काम करना ही पड़ेगा वहां पे बेटा। अब देखो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी बेटा वहां पे, उन्होंने कहा था, जेम्स जाउल साइंटिस्ट था बेटा, जेम्स जाउल, ठीक है। उसने क्या किया, डिफरेंट तरीके से वर्क डन किया बेटा। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है बेटा इसका। जेम्स जाउल ने क्या किया, डिफरेंट तरीके से वर्क डन किया। मतलब ही डिड वर्क ऑफ 4.2 joule by various different processes. He did work of 4.2 joule by various different processes, and he got same amount of heat energy in each process. अब उसने देखा कि जब वो किसी भी तरीके से, मतलब वर्क डन के तरीके कई हो सकते हैं बेटा। तो अगर डिफरेंट तरीके से कोई वर्क डन कर रहा है और वो हर बार वर्क डन कितना कर रहा है बेटा, 4.2 जाउल ऑफ एनर्जी का या 4.2 जाउल का वर्क डन कर रहा है, तो उसने ये देखा कि हर वर्क डन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड या ऑब्जर्व्ड की बेटा, और वो थी आपके पास 1 कैलोरी। क्या थी बेटा आपके पास? 1 कैलोरी। अगर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स बेटा, ये इसका ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम किसी भी सिस्टम के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर 4.2 जाउल का वर्क डन करते हैं
then the system will definitely release 1 calorie of energy या 1 calorie of heat सिस्टम रिलीज करेगा। और जो आपका वर्क डन करने का तरीका है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब आप किसी भी मेथड से वर्क डन कर सकते हो। तो ये जो सारे एग्जांपल्स आ रहे थे बेटा, दे आर सपोर्टिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट कर रहे थे कि इस तरीके से क्या होता है बेटा, वहां पे वर्क डन का केस आता है। अब देखो थर्ड केस, अब थर्ड केस देखो बेटा, इसमें थर्ड एग्जांपल जो आपको बताने जा रहा हूं मैं। अगर आप सपोज करो बेटा H2O है, लिक्विड फॉर्म में, एंड आप चाहते हो कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, H2 प्लस O2 गैसियस फॉर्म में। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या है, H2O है, H2 प्लस O2, आप चाहते हो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गैसियस फॉर्म में। क्लियर? तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे, वी हैव टू सप्लाई 286.4 किलो जॉल्स ऑफ एनर्जी। हमें इतनी एनर्जी इस सिस्टम को देनी पड़ेगी, मतलब वी हैव टू गिव 286.4 किलो जॉल ऑफ एनर्जी टू दिस लिक्विड वाटर सो एज इट कैन कन्वर्ट इनटू गैसियस H2 एंड O2 बेटा, ताकि वो गैसियस H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से देखो, इसका बहुत अच्छा प्रूफ है बेटा, अगर आप गैसेस से H2 गैस प्लस O2 गैस से इफ यू वांट टू फॉर्म H2O लिक्विड बेटा, देन इस केस के अंदर क्या होता है, -286.4 किलो जॉल ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इतनी एनर्जी क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। तो इससे हमें यह पता चला कि एनर्जी जो है नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। प्रूव कर रहे हैं बेटा हम लोग बार बार कि देखो जितनी तोड़ने में लग रही है उतनी बनने में रिलीज भी हो रही है। तो यहां पे एनर्जी जितनी तोड़ने में लग रही थी उतनी एग्जैक्टली रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या, एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करते हैं बेटा। क्लियर है? अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, अब देखो बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। If we talk about mathematical expression, मैं लिखता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए, तो देखो बेटा हम क्या कहेंगे यहां पे, हम यहां पे एक सिस्टम लेते हैं, कंसीडर अ सिस्टम, सुनना ध्यान से, a system having internal energy U1। एक सिस्टम ले लिया जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है बेटा, U1। क्लियर है? नाउ सिस्टम एब्जॉर्ब्स, जो सिस्टम है बेटा, now system absorbs Q amount of heat। सिस्टम क्या करता है बेटा, Q amount of heat एब्जॉर्ब करता है, एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सराउंडिंग मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम। सराउंडिंग का वर्क डन जो है बेटा कितना होगा, दैट इज W। जब कोई सिस्टम है और सिस्टम क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी उसकी U है बेटा, U1 है, वो सिस्टम Q अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग होता है बेटा। ऊपर से काम करा रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम काम करा रहे हैं, मतलब पिस्टन जो है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब खुद सोचो, एक तो हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, ऊपर से उसको कंप्रेस कर रहे हैं ऐसे, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी बेटा। तो दैट इंटरनल एनर्जी इज U2, फाइनल इंटरनल एनर्जी इज U2 बेटा। फाइनल एनर्जी कितनी है बेटा उसकी,
U2 होगी। अब देखो इन चीजों को ही हमने मोल्ड करके और अरेंज करके किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो बड़ा ध्यान से। देखो बेटा अब हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वाज U1 and we have given Q amount of heat energy to the system. Then सिस्टम के ऊपर हमने काम करवाया, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज W and the final internal energy of the system is U2 बेटा। क्या आ गई? फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या आ गई बेटा? उस केस के अंदर U2 आ गई। मतलब जो फाइनल एनर्जी है हमारे पास U2 दैट इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W बेटा। अब ये फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे आई है बेटा? U1 तो पहले ही थी, उसमें हमने ये एनर्जी ऐड कर दी प्लस वर्क डन वाली एनर्जी ऐड कर दी बेटा। तीनों एनर्जी का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू U2। अब आप क्या करोगे बेटा यहाँ पे U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q प्लस W एंड यू विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W बेटा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ, एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का बेटा ये एक्सप्रेशन है। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W का केस आता है बेटा। क्लियर है केस? तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W का केस आता है और उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं बेटा वहां पे। डन। अब ये केस हो गया बेटा। देखो अब यहाँ पे हम कुछ बात करते हैं वर्क डन के बारे में बेटा। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं इंक्लूडिंग वर्क डन को लेके बेटा। क्लियर है? वो देखते हैं कैसे करेंगे हम। अब यहाँ बात करते हैं वर्क डन के बारे में। तो वर्क डन के बारे में हम क्या बात करेंगे? देखो यहाँ पे W जो है दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये वर्क डन है बेटा, ठीक है। एंड दिस इज वर्क डन कौन सा होता है बेटा? बाय द सिस्टम, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अब दूसरा होता है W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V बेटा। क्लियर है? दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये क्या है बेटा? सिस्टम के ऊपर काम हुआ है। एक है वर्क डन बाय द सिस्टम, दूसरा क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वी कैन यूज दीज फॉर्मूला ओवर हियर। हम ये फॉर्मूले बेटा जो है ये इस एक्सप्रेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग W over here, we can write these formula. Done. तो लिखो बेटा क्या आएगा? डेल्टा U is equal to Q minus P external डेल्टा V। ये आ गया जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है बेटा, ठीक है। ये क्या आएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या बना बेटा हमारे पास? डेल्टा U is equal to Q प्लस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये क्या है बेटा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये एक्सटर्नल माइनस आ गया तो वर्क डन बाय द सिस्टम, और प्लस आ गया तो बेटा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको वर्क डन ना दे रखा हो और उन्होंने इंटरनल एनर्जी पूछी हो बेटा, तो आप प्रेशर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के भी वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, W की वैल्यू।
and then put the w's value over here and you will get the answer. आपको वहां पे क्या मिल जाएगा बेटा, आंसर मिल जाएगा. और आपको पता है कि ये जो u है बेटा दैट इज इंटरनल एनर्जी. इसको लेके हम पहले चर्चा कर चुके हैं बेटा. दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है. फिर अब देखो, अब कुछ इस पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि बेसिकली अगर आप चेक करना चाहो कि यू है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो केस है वो है क्या. क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी को तो हम एब्सोल्युटली कैलकुलेट नहीं कर सकते एंड इसलिए हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड होते हैं विच इज अ स्टेट फंक्शन. दिख भी रहा है यहां से u2 माइनस u1 की वैल्यू हमने डेल्टा u लिखी है. इसका मतलब क्या है कि जो u है इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज अ स्टेट फंक्शन बेटा. क्लियर है. तो अब देखो, अब मैं कुछ कंडीशन अप्लाई करूंगा इसके ऊपर और आप चेक करना कंडीशंस. हम कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस, इफ अ प्रोसेस is carried out at constant volume and temperature, then अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है बेटा तो क्या होगा. कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यहां पे डेल्टा वी है. इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो. व्हेन डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो बेटा तो वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो. और जब वर्क डन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. वर्क डन जीरो कब हुआ है बेटा, व्हेन कांस्टेंट वॉल्यूम इज देयर. तो व्हाट यू विल राइट, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. इंटरनल एनर्जी को इफ यू वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, देन यू हैव टू कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर आपसे कोई पूछता है इंटरनल एनर्जी है क्या, तो आप बोलोगे इट्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर. ये वो सिस्टम की एनर्जी है जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट की जाती है. ठीक है. तो ये क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू वी आ गया. मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और रिलीज्ड बाय द सिस्टम. जितनी इंटरनल एनर्जी बेटा एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एनर्जी, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन हीट. सॉरी. तो याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी जो हमेशा कैलकुलेट की जाती है बेटा, दैट्स कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वो वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैलकुलेट की जाती है बेटा. ठीक है बेटा. अब देखो, अब हम बात करते हैं इससे आगे. कांस्टेंट वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं. अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं यहां पे बेटा. देखो, अगर हम कहें इफ बेटा, ये कंडीशन पहली हो गई, लेट मी राइट इट फर्स्ट. ठीक है. सेकंड कंडीशन देखो, अगर मैं कहता हूं इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो. अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जीरो होती है बेटा कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. तो क्या होगा बेटा, क्लियर. तो याद रखना, देखो कंडीशन अप्लाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो. और जब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन जीरो है बेटा तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू वी इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. तो कई बार कंडीशन पूछते हैं, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो
एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो व्हाट आर द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर्स रिप्रेजेंट्स और वैल्यू, इनकी वैल्यू क्या होगी, वर्क डन क्या होगा, दैट विल बी जीरो, हीट एनर्जी क्या होगी बेटा, दैट इज आल्सो जीरो इन दैट केस बेटा, उस केस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा वहां पे बेटा। क्लियर है केस? तो ये आपको याद रखना है कि इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ इंटरनल एनर्जी का जीरो होती है तो ये केस आता है बेटा। क्लियर है? अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम, थर्ड केस बता रहा हूं ना, देखो थर्ड, इफ इंटरनल एनर्जी चेंज इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो बेटा, ये है। अगर इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं है, तो क्या होगा बेटा फिर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q प्लस W बेटा। क्लियर है केस? अब ये जीरो हो गया, इसका मतलब Q प्लस W, अब क्या आएगा बेटा, W इज इक्वल टू माइनस Q, आप ये शो करोगे फिर W इज इक्वल्स टू माइनस Q बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो W इज इक्वल्स टू माइनस Q का मतलब क्या हुआ कि हीट absorbed by the system, heat absorbed by the system, अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम क्या करेगा, वर्क इज डन बाय सिस्टम, तो वर्क काम करेगा, सॉरी सिस्टम जो है वो काम करेगा, मतलब अंदर से काम होगा, गैसेस वर्क करेंगी बेटा, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन आएगा उस केस के अंदर, दैट विल बी वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इज देयर? क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। इसी को, इस फैक्टर को बेटा देखो, इस वाले फैक्टर को कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, W इज इक्वल टू माइनस Q, मतलब W क्या है बेटा, वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू माइनस Q। इफ वर्क डन, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम then heat is released by the system। हीट क्या होगी बेटा, सिस्टम रिलीज करेगा। अगर कोई सिस्टम वर्क डन कर रहा है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, जो हीट है दैट विल बी रिलीज्ड बाय द सिस्टम, उस केस में हीट जो होगी वो रिलीज होगी, सिस्टम क्या करेगा, उस हीट को रिलीज कर देगा। तो ये देखो, आपको वाइस वर्सा रीअरेंज करके चेक करनी चाहिए हमेशा कि क्या क्या कंसेप्ट और क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन केसेस के अंदर बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लगाते हैं बेटा कि हम कैसे कर सकते हैं, और कंपटीशन में चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें होगी बेटा, ये हो गए सारे केसेस क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये केस हो गया बेटा कि क्या करना होता है, किस तरीके से हमें चेक करना होता है। जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट, हम बात करेंगे बेटा आगे एक नए फैक्टर की बात करेंगे, एक न्यू स्टेट फंक्शन की बात करेंगे बेटा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ते आ रहोगे छोटी क्लासेस से। क्लियर है? देखना क्या है स्टेट फंक्शन में है।
देखो बेटा, नया फंक्शन हमारे पास है एंथैल्पी। एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। देखो बेटा, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो इंटरनल एनर्जी के केस में क्या था, हमने एक सिस्टम लिया था। उस केस के अंदर देखो इस तरीके से, ठीक है, और ये सिस्टम का जो पिस्टन था दैट वाज फिक्स्ड, इट इज फिक्स्ड। और इस फिक्स्ड वॉल्यूम पे वी वर कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ सिस्टम। हम क्या कर रहे थे, एनर्जी ऑफ सिस्टम कैलकुलेट कर रहे थे। इफ एनर्जी ऑफ सिस्टम is calculated at constant volume, then if energy of system is calculated at constant volume, then that will be U। इंटरनल एनर्जी होगी बेटा, जिसको आप क्या बोलते हो, डेल्टा यू बोलो बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट विल बी डेल्टा यू। क्लियर है। लेकिन अब आप खुद सोचो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रह गया बेटा, तो क्या आप इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन कर सकते हो? नहीं। खुद सोचो आप कि जब तक डिस्टेंस ये पिस्टन मूव नहीं करेगा ऊपर या नीचे बेटा, तब तक कोई वर्क डन नहीं होगा। और इंटरनल एनर्जी के बेस पे हम वर्क डन नहीं दे सकते कि सिस्टम जब मूव ही नहीं कर रहा है तो हम वर्क डन क्या देंगे बेटा, पे कुछ नहीं दे सकते। हम कहेंगे कुछ वर्क डन होगा ही नहीं इस केस में। तो डेल्टा यू वी जो है बेटा दैट इज कांस्टेंट। डेल्टा वी कांस्टेंट होने के कारण वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है हमेशा। लेकिन ज्यादातर जो प्रोसेस होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं होती हैं, दे आर एट कांस्टेंट प्रेशर। आप लैब्स में प्रोसेस करते हो बेटा, आप कोई भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो, कैटायन एनायन डिटेक्शन कर रहे हो, या कोई और प्रोसेस कर रहे हो, तो सब प्रोसेस जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में होती हैं। यू आर नॉट अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर टू दैट प्रोसेस बेटा। ठीक है, होता है कुछ प्रोसेस में लगाना पड़ता है, अदरवाइज जनरली हम नहीं अप्लाई करते हैं। और ज्यादातर क्या लेते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है बेटा, उस पर ज्यादातर हम एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना पसंद करते हैं, या होता है बेटा नेचुरली। क्लियर। तो उसके बेस पे क्या है कि अगर हम सिस्टम को इस तरीके से चेक करते हैं तो हमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी मिलती है, उसमें वर्क डन का केस नहीं आएगा। Then they introduce a new factor, new phenomena or new concept, that is enthalpy। तो कहते हैं कि जो एंथैल्पी है, यहां पे जो एंथैल्पी का केस है, इस केस में क्या किया उन्होंने, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कैलकुलेटेड at constant pressure and temperature। एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है बेटा किस पे कैलकुलेट की, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। जब उन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी। उसको हम एंथैल्पी कह देते हैं बेटा। और इस एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड चेंज इन एंथैल्पी इज डेल्टा H। क्लियर है। एक होती है एंथैल्पी, एक होती है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा H और H। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में रिलेशन निकालते हैं बेटा। सपोज करो आपने सिस्टम है कोई, एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, बेटा समझ आया करना। फर्स्ट लॉ का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू
अब यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है सिस्टम की, दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मैं पी डाल दिया यहाँ पे माइनस, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम, एक्सपेंशन का केस है बेटा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी बेटा, क्लियर है? ये केस तो आपको पता ही है। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, जो हीट एब्जॉर्ब करा रहा हूं सिस्टम से या रिलीज करा रहा हूं वो एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ऐसा काम हो रहा है बेटा जो हम शो कर रहे हैं यहां पे। अब देखो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी का केस आएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं और तरीके से, देखना ध्यान से बेटा, मैं इसको मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा और, चलो यहां करते हैं मॉडिफाई। मैंने लिख दिया बेटा इसको U2 माइनस U1, इसको डेल्टा U को लिख सकता हूं बेटा U2 माइनस U1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आई कैन राइट लाइक दिस, इसको लिख दिया QP माइनस दैट इज P एक्सटर्नल, जस्ट सिंपली राइट P एंड आई कैन राइट V2 माइनस V1, या चलो P एक्सटर्नल एक्स लिख देता हूं, क्लियर केस, आई कैन राइट लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूं, इसको रीअरेंज कर रहा हूं बेटा, देखना ध्यान से किस तरीके से रीअरेंज करूंगा मैं। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू QP माइनस, पहले खोल दो ब्रैकेट, P एक्सटर्नल V2 प्लस P एक्सटर्नल V1, ये आ गया बेटा केस। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इसको सेपरेट कर रहा हूं बेटा, अलग कर रहा हूं इसको, तो इसको सेपरेट करने के लिए मैं ये वाली टर्म जो है बेटा उसको इस साइड भेज रहा हूं और इस U1 को इस साइड लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलो करते हैं ऐसा, तो क्या आ गया, U2 प्लस P एक्सटर्नल V2 इज इक्वल टू QP प्लस U1 प्लस P एक्सटर्नल V1, ये आ गया, देखो चेक कर लो एक बारी, अगर आपको गड़बड़ लगे तो बताओ मुझे, क्लियर है? इसको मैं इधर ले आया, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया, इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, U2 प्लस P एक्सटर्नल V2, मैं क्या करता हूं, ये देखो U1 P एक्सटर्नल V1, इन दोनों को अलग करता हूं, तो मेरे पास आ गया QP इज इक्वल टू U2 प्लस P एक्सटर्नल V2, इस पूरे फैक्टर को मैं इधर भेज दिया तो माइनस हो जाएगा बेटा U1 प्लस P एक्सटर्नल V1, U1 प्लस P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा बेटा V1, डन, ये बात समझ आई। अब देखो इस फैक्टर को आप अभी फॉर टाइमिंग ऐसे ही रखो बेटा, ठीक है, ये क्या आ गया, इस तरीके से लिख दिया बेटा हमने। अब देखो जो QP है, सुनो ध्यान से, जो QP है बेटा, QP है जो, दैट इज हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड बेसिकली क्या है वो, एंथैल्पी है बेटा। अगर सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, रिलीज कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बेटा, तो बेसिकली दैट इज व्हाट, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, वो सिस्टम की एंथैल्पी है जो आपको चेक करनी है बेटा, क्लियर है? तो QP इज इक्वल टू U2 प्लस P एक्सटर्नल V Q1 प्लस दिस, ठीक है बेटा। अब मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहां पे, अब मैं इस QP की जगह, QP क्या है बेटा मेरे लिए, दैट इज H, सपोज करो मैंने H लिख दिया बेटा, ठीक है, सॉरी डेल्टा H, चेंज इन एनर्जी, क्योंकि जब Q अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी सिस्टम की बेटा, तो उस केस के अंदर चेंज आएगा ना, एंथैल्पी कितनी, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी, तो QP इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H बेटा, मैं लिख दिया। इफ आई पुट दिस डेल्टा H ओवर हियर, डेल्टा H इज इक्वल्स टू, ठीक है, U2 माइनस U1, कैन आई राइट लाइक दिस, यस आई कैन, U2 माइनस U1 प्लस, ठीक है। अब यहां पे देखो P एक्सटर्नल ये माइनस में बेटा, तो मैं क्या करता हूं, P एक्सटर्नल बाहर ले लेता हूं और अंदर क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 बेटा, तो ये क्या आ गया आपके पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V बेटा, ये आ गया एक्सप्रेशन इन केस ऑफ रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। क्या होता है बेटा,
इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं बेटा बहुत सारे। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। देखो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या है, वर्क डन है। अब वही केस आता है बेटा यहाँ पे भी, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम का केस जो आएगा वो आप चेक कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो दैट विल बी नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है दैट विल बी पॉजिटिव। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क डन, कौन सिस्टम काम कर रहा है या सराउंडिंग काम कर रही है, उसके बेस पे आप ये वाला फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें यहां पे, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो H2 माइनस H1 U2 माइनस U1 प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ये है बेटा केस। अब कोई भी एक फैक्टर उठा लो, H1 उठा लो, U1 उठा लो, H2 उठा लो, कुछ भी उठा, तो क्या होगा जनरलाइज वे में H इज इक्वल टू U प्लस PV, ये एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है बेटा। ये क्या आ गया, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन आ गया बेटा हमें, ठीक है ना। देखो एक फैक्टर ले लिया, ये तो स्टेट के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया ना। अगर नॉर्मली हम लें तो क्या होगा, H2 माइनस H1 की जगह H लेंगे, U2 माइनस U1 की जगह U लेंगे, P एक्सटर्नल V2 माइनस U1 की जगह V लेंगे बेटा। तो ये क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया। अब फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अब इसी फैक्टर पे हम एक और केस लगाते हैं, हम कहते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस मतलब N इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, PV इज इक्वल टू RT का केस आता है बेटा, PV इज इक्वल टू RT। तो क्या आ गया आपके पास, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT। कैन वी राइट लाइक दिस, सॉरी हमारे पास आएगा H प्लस H इज इक्वल टू U प्लस RT का केस लिख सकते हो ऐसे, क्लियर है। अगर हम इसको n मोल्स के लिए, फॉर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, देन चेंज इन एंथैल्पी क्या आएगा, चेंज इन एंथैल्पी n मोल्स के लिए ले दो बेटा। अब चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये डेल्टा आगे लगा दो, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा PV लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। अब PV की वैल्यू हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू NRT, ये है बेटा। तो पुट करो इस वैल्यू को, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT, R एंड T आर कांस्टेंट ओवर हियर, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा, और ये इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। यू विल फाइंड न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटा। इस फॉर्मूले पे भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाते हैं अगर आप चेक करोगे बेटा यहाँ पे, क्लियर है बेटा। तो वो भी आपका रखना है, देखो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, क्या, मैंने देखो यहाँ पे लिखा डेल्टा NG, इसका मतलब होता है, डेल्टा NG का मतलब है चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्पीसीज के चेंज इन मोल्स हम यहां पे चेक करते हैं बेटा, ठीक है। तो क्या आ गया, डेल्टा NG इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के कितने चेंज इन मोल आते हैं बेटा गैसियस स्पीसीज की। याद रखना बेटा, गैसियस स्पीसीज, सॉलिड और लिक्विड वाले के लिए आप कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ गैसियस के ही शो करोगे चेंज इन मोल्स क्या आ रहे हैं बेटा, क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं, अब नोट करो बेटा इसको, फिर बताता हूं आपको आगे क्या होता है इसमें। डन।
चलो देखो बेटा, हम आगे बात करते हैं इसी की। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं इसी की चेंज इन मोल्स की बेटा, क्लियर है? यहीं पे बात करता हूं। चलो मैं यहां पे डिस्कस करता हूं इसको, क्या होता है केस। अब मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ठीक है? एग्जांपल नंबर 1, ठीक है? अब देखो, एक रिएक्शन ले ली मैंने ए, वो रिएक्शन है H2 गैस प्लस I2 गैस विल गिव यू 2HI गैस, लेट इट बी। ये रिएक्शन है बेटा, क्लियर है? अब पहले यहां पे नंबर ऑफ मोल्स देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पहले चेक करो। ये गैसियस स्पीसीज है, हाँ बेटा ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस। किस स्टेट में? गैसियस में। इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो कितने हो गए? 2 मोल। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट P। अब HI गैसियस में, तो इसके कितने मोल्स हैं बेटा? 2। ठीक है, लिख लिया आपने। अब यहां पे क्या कर लो, डेल्टा Ng इज इक्वल टू Np माइनस Nr विच इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 के इक्वल आया, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करो बेटा यहां पे, क्लियर? तो क्या हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, और ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो बेटा, तो क्या हो गया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U आ गया बेटा। यहाँ ये 0 हो गया पूरे का पूरा केस। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H डेल्टा U के बराबर बेटा, ये आ गया, क्लियर है? अब डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा U, डेल्टा NgRT का केस है, ये क्या हो गया बेटा पूरे का पूरा, ये केस क्या हो गया पूरे का पूरा 0 हो गया, जो हम शो कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। अब देखो इस केस में और बात करें बेटा हम लोग, टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर इन दिस केस, डेल्टा Ng इज इक्वल टू RT, जो 0 के सारा है। तो ये कंडीशन है व्हेन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, ये कंडीशन है। तो लगाना आप कि जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर होंगे ना, वहां पे क्या होगा बेटा, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू बराबर आती है, ठीक है? बराबर होगी। कोई कई बार पूछते हैं कंपटीशन में कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, तो आपको इस तरीके से चेक करनी होगी रिएक्शन, और फिर आप बताओगे कि क्या केस है बेटा उसमें। डन। अब देखो दूसरा एग्जांपल बी। अब मैं क्या कह रहा हूं, CaCO3, ये सॉलिड होता है। I start heating this. When I start heating this, I got CO2 gas plus CaO solid. यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 0, क्योंकि कोई भी गैसियस स्पीसीज नहीं है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सॉलिड है, ये क्या गैस है बेटा, 1, ठीक है? तो डेल्टा Ng कितना आ गया, Np माइनस Nr 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया बेटा, ये आ गया 1, ठीक है बेटा? अब देखो इस केस में क्या होगा, नाउ यूज द अबव इक्वेशन दिस वन। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 इंटू RT बेटा, ठीक है? ये आ गया। इस केस में ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U बाय द फैक्टर RT। RT फैक्टर से डेल्टा H डेल्टा U से बड़ा होगा, क्लियर है? तो हमने क्या देखा, बस हमने सिर्फ इस रिएक्शन को ही चेक किया कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बेटा हमने क्या दे दिया, कंडीशन अप्लाई करके बता दिया आपको कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखो थर्ड फैक्टर बेटा इस केस में, मैं उसको रब करता हूं थोड़ा पहले, देन वी विल सी थर्ड फैक्टर इन दैट केस। देखो बेटा
टॉक अबाउट थर्ड फैक्टर, ठीक है। सी एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 विल गिव यू 2NH3 बेटा। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है बेटा, तीनों गैस है। ये क्वेश्चन ले लिया हमने, क्लियर है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4, 3 प्लस 1 4 बेटा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, ठीक है। तो क्या आ गया, डेल्टा Ng इज इक्वल टू Np माइनस Nr। प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं 2, रिएक्टेंट के कितने हैं 4। आंसर कितना आ गया, डेल्टा Ng इज इक्वल टू माइनस 2 बेटा। डेल्टा Ng इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, क्लियर केस बेटा। अब देखो इसको वैल्यू को यूज करो, डेल्टा H डेल्टा U माइनस 2 इंटू RT बेटा। अब इसको रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस 2RT। ऐसी रिएक्शंस के अंदर जैसे मैंने आपको शो किया बेटा ऊपर, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो उस केसेस के अंदर डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H बाय द फैक्टर। इस रिएक्शन के लिए कितने फैक्टर से बढ़िया था, ऑफ 2RT। इस केस में डेल्टा U जो है डेल्टा H से बड़ी है बाय द फैक्टर ऑफ 2RT। 2RT के फैक्टर से ज्यादा है। तो देखो मैंने आपको बता दिया कि किस केस के अंदर डेल्टा H और डेल्टा U बराबर होंगे, किस केस के अंदर डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U और किस केस के अंदर डेल्टा U इज ग्रेटर देन डेल्टा H। ये आपको चेक करना है बेटा कि किस तरीके से डेल्टा H और डेल्टा U का केस आता है बेटा। डन बेटा, क्लियर है केस। तो ये हमारा कुछ एंथैल्पी का कंसेप्ट हो गया बेटा। जब हम एंथैल्पी कंसेप्ट की बात करते हैं किस तरीके से एंथैल्पी वेरी करती है और उसकी क्या क्या केसेस बेटा, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी की थोड़े से केस और एक आपको डेरिवेशन ड्राइव कराऊंगा बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर बेटा। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी की बात करेंगे और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, क्या क्या केस होता है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर अपना। आज हम बात करेंगे एंथैल्पी के बारे में। तो एंथैल्पी को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखो एंथैल्पी, हीट absorbed by the reaction, sorry beta, heat absorbed by the reaction is positive। याद रखना बेटा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड हीट एब्जॉर्ब बाय द रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है बेटा, क्लियर है। और आप ऐसे दे सकते हो, इफ एनी रिएक्शन प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी is known as endothermic reaction। What we call it? Endothermic reaction। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करके, सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं बेटा। आपको बताया मैंने पहले, ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि यहां पे एनर्जी क्या होती है बेटा, एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इस रिएक्शन का, तो कार्बन सॉलिड प्लस सल्फर सॉलिड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, दैट इज आल्सो सॉलिड, ठीक है। अब जो कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी ये लिक्विड में आया था बेटा,
लेट मी चेक इट कि किसमें है बेटा, डन, दिस इज लिक्विड बेटा। अब देखो डेल्टा एच जो होती है इसकी होती है प्लस 93.0 किलो जूल। मतलब अगर आप कार्बन और सल्फर से कार्बन डाइसल्फाइड बनाना चाहते हो तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इन रिएक्टेंट्स को, सो एज दिस कैन बी फॉर्म्ड, ताकि कार्बन डाइसल्फाइड बन सके बेटा। क्लियर केस? तो इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज यहां पे एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है। इन द सेम मैनर बेटा ए बी, अगर H2 गैस प्लस I2 गैस से अगर आप 2HI गैस बना रहे हो तो इसमें भी क्या होता है प्लस 53.5 किलो जूल पर एनम, ये एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। अगर H2 और I2 को इतनी एनर्जी दोगे देन HI विल बी फॉर्म, अदरवाइज HI नहीं बनेगा। और जिन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी एब्सॉर्ब होती है बेटा, ठीक है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं। अब आप चेक कैसे करोगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि नहीं है बेटा? क्लियर है? तो उसका चेक करने का तरीका है, देखो कैसे, और वो भी एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल कोई भी नहीं है बेटा। चेक, ठीक है। अब चेक का क्या होता है बेटा, डेल्टा एच निकालो, चेंज इन एंथैल्पी फॉर रिएक्शन, ये क्या होता है डेल्टा पी माइनस आर, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। इफ सुनो ध्यान से बेटा, if this value comes out to be positive, if delta H comes out to be positive, ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक होगी। आप चेक कर लो किस तरीके से रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकती है। इफ डेल्टा पी एच माइनस आर बेटा लगाए हम एंथैल्पी का, क्योंकि बिकॉज इट्स अ स्टेट फंक्शन, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट केस हम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगी, एंथैल्पी होगी, दैट विल बी अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो देखो बेटा, क्लियर है। अब इसका देखो पॉजिटिव केस क्या आ गया बेटा, यहां पर आप लिख सकते हो डेल्टा एच पी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच आर, तब रिएक्शन वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, देन आपको वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी बेटा। अब देखो दूसरी होती है, ये हो गई एंडोथर्मिक। अब दूसरा केस है एक्सोथर्मिक। नाउ डिस्कस एक्सोथर्मिक। reactions which proceed by releasing of energy is known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा। क्लियर है? उसको हमने क्या किया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से कॉल किया। डन। तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जब कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कोई भी चीज फॉर्म होती है बेटा, जनरली बात कर रहा हूं, एग्जांपल लेता हूं इसके, देखो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ दिस, यू विल गेट C plus O2, दिस इज सॉलिड, O2 इज गैस, यू विल गेट CO2 गैस। यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, इट इज माइनस 393.5 किलो जूल, ये एनर्जी रिलीज होती है व्हेन CO2 इज फॉर्म्ड from C carbon and oxygen, then that much amount of energy is released in this reaction,
और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, ए बी देखो, H2 गैस प्लस O2 गैस बेटा, क्लियर है, एंड हम क्या बना रहे हैं, वाटर लिक्विड स्टेट में। इसको बैलेंस कर सकते हो आप चाहो तो। यहां पे आता है डेल्टा H इज इक्वल टू -286.4 किलो जूल बेटा। तो ये जब माइनस साइन लग गया तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये दोनों रिएक्शंस कौन सी है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आप डेल्टा H की वैल्यू से पता कर सकते हो, अगर दे रखी है क्वेश्चन में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कंडीशन वही है बेटा, देखो चेक करने के लिए, इफ यू वांट टू चेक इट, तो व्हाट विल हैपन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस डेल्टा HR if HR is greater than HP बेटा। तो क्या आएगा वहां पे, डेल्टा H is negative and the reaction will be एक्सोथर्मिक। उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देते हैं बेटा। क्लियर केस। तो इस तरीके से बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं। डन। चलो बेटा नोट करो इसको, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ बेटा कि एक छोटा सा डेरिवेशन निकालिए बस, फिर उसके बाद हम आज का सम अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बेटा। देखो बेटा, हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अब जो हमारे पास केस आता है बेटा, वो है सीपी एंड सीवी के बीच में रिलेशन। हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। ये हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था बेटा कि सीपी एंड सीवी क्या होता है, हीट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सीवी बेटा। क्लियर केस। तो इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है और स्कूल में कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही बनता है, व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। और आपको जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उसमें तो बेटा अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें वो भी कराऊंगा बेटा मैं आपको। क्लियर है। अब देखो यहां पे बात कर रहे हो बेटा, सीपी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्यूपी अपॉन डेल्टा टी बेटा, ये होता है। क्लियर है। एंड CV इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, QV अपॉन डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन में लिखा हुआ बेटा। ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा टी। यहां से क्या आ गया, QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी। ये दो एक्सप्रेशन आ गए बेटा हमारे पास, इनको आपने ध्यान में रखना है। डन। अब देखो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U एंड डेल्टा H किस तरीके से रिलेट करती है अपने आप को। ठीक है बेटा। तो हम क्या कहते हैं उसमें, देखो वो एक्सप्रेशन होता है इसमें डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT का केस लेते हैं हम लोग। ठीक है, सीधा हम केस लेते हैं डेल्टा NG RT की वैल्यू क्या आती है। ठीक है। अब अगर हम ये ना ले बेटा, तो सीधा आप ये ले सकते हो P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या होता है बेटा। ठीक है। अब देखो यहां पे फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। ठीक है बेटा, 1 मोल आइडियल गैस लिखते हैं। अब देखो ये वाला केस क्या है, ये P डेल्टा V है, सबके आगे डेल्टा लगा हुआ, तो इसके आप कलेक्टिव डेल्टा लगा सकते हो। मतलब
डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी लिख सकते हो आप इसको, क्लियर है। अब 1 मोल ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, पीबी इज इक्वल टू आर टी। तो ये पीबी की वैल्यू यहां पुट करो, यू विल गेट डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस डेल्टा आर टी। बेटा डेल्टा क्या आ जाएगा, आर टी का केस हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है जो आर है बेटा वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या हो सकता है, दैट में चेंज। तो आर इंटू डेल्टा टी बेटा, क्लियर है। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू क्या है, क्यूपी क्या होता है बेटा, दैट इज डेल्टा एच, एंड क्यूबी क्या होता है, डेल्टा यू प्लस आर इंटू डेल्टा टी, क्लियर है केस। अब देखो, नाउ यू पुट क्यूपी एंड क्यूबी वैल्यू ओवर हियर, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो वी गेट Cp डेल्टा टी इज इक्वल टू Cv डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी। अब जो डेल्टा टी फैक्टर है बेटा वो सबके पास है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, ठीक है। तो क्या आ गया ना, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है बेटा, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, क्लियर है केस। अब देखो इसी में हम और बात करें, और चीजें डिस्कस करें इस केस के अंदर, तो मैं आपको बता रहा था अभी कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ये क्वेश्चन आता है आपके स्कूल लेवल पे कि Cp जो है वो Cv से बड़ी होती है। अब देखो खुद सोचो बेटा क्यों बड़ी है, ये है स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहते हैं Cv हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन देयर इज नो वर्क डन। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क डन नहीं होता है बेटा उस केस में, क्लियर। इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन देयर इज नो वर्क डन, बट इन केस ऑफ Cp ये क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हियर वर्क कैन बी डन, वर्क कैन बी डन, और इस वर्क डन होने के कारण Cp इज ग्रेटर देन Cv बेटा, आपको ये लिख के आना होता है, ठीक है। Cp इज ग्रेटर देन Cv, इस वर्क डन होने के कारण से। अब देखो बेटा दूसरा केस इसमें एक और, तो उसकी बात करें हम तो आपको मैंने पॉइजन्स रेशो बताई थी, अगर आपको याद हो कि पॉइजन्स रेशो क्या होती है, जस्ट टू चेक द एटॉमिसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। कोई भी गैस मॉलिक्यूल है, इफ यू वांट टू चेक द एटॉमिसिटी ऑफ दैट गैसियस मॉलिक्यूल, तो हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स रेशो की बात करते हैं। तो पॉइजन्स रेशो जो होती है, देखो मैं लिखा रेशो उठा, रेशो, ठीक है। पॉइजन्स रेशो की बात करें दैट इज गामा, और ये होता है Cp अपॉन Cv बेटा, ये याद रखना है, दिस इज पॉइजन्स रेशो, Cp अपॉन Cv की वैल्यू। अगर आपके पास Cp और Cv की वैल्यू दे रखी है, देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। आप एटॉमिसिटी ऑफ गैस को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इफ इट इज सो बेटा। कैसे, सपोज करो आपको कोई बोलता है, क्वेश्चन बताता हूं बेटा, इफ Cv is equal to 3/2 R, let it be, what will be the atomicity of the gas, ठीक है। if Cv is equal to 3/2 R, what will be the atomicity of gas,
क्या होगी बेटा, अगर सी वी 3/2r आता है तो हम बोलते हैं, देखो बेटा आंसर इसका, हम बोलते हैं Cp इज इक्वल्स टू -3/2r इज इक्वल्स टू r। क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, Cp इज इक्वल टू 5/2 r आ गया बेटा। Cp की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 r आ गई, नहीं आ गई, ये इधर चला गया, एलसीएम लिया 5/2 r। नाउ यूज द अबव फॉर्मूला बेटा। मैं इसको थोड़ा रब करता हूं 2 मिनट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बेटे। देखो यह क्या केस, अब आप निकालो एटॉमिसिटी, तो गामा निकालोगे। गामा क्या होता है, Cp अपॉन Cv। Cp कितना है बेटा 5/2r और Cv कितना है 3/2r, कैंसिल हो गया। यू विल गेट 5/2 इंटू 2/3, 5/3 इज 1.3 1.66 बेटा। अगर गामा की वैल्यू 1.66 होती है तो गैस क्या होती है बेटा, मोनो एटॉमिक गैस। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में बेटा पूछा जाता है, मोनो एटॉमिक गैस होती है बेटा। क्लियर है, तो ये तरीका एक, हम किस तरीके से पॉइजन रेशियो की हेल्प से भी एटॉमिसिटी ऑफ गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। अब बाकी कुछ जो बेटा हम एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, कि वेरियस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी एंथैल्पीज होती हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बेटा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।